Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 अक्टूबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है जावा सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन से आइलैंड्स हैं, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। आपको मालूम होगा डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेम्पल्स। आपको 3 जगह दे रखी है, इसमें से बताना है कौन सी जगह ऐसी है जो कि सन टेम्पल्स के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है अरसवली, दूसरा है अमरकंटक और तीसरा है ओमकारेश्वर। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये 3 ऑप्शन देने के बाद आपको बताना है इसमें से करेक्ट क्या है। तो करेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हो ए ऑप्शन 1 ओनली, बी ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली, सी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो इसके बारे में सर्च करना, डेफिनेटली आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा। और यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको मालूम होगा अभी हाल ही में सोमनाथ मंदिर चर्चा में था। मैंने आपको यहाँ पर जो एक तरीके से जो शिवलिंग्स हैं इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेलिंग बताई थी, वहाँ पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। मतलब अगर आपने उस चीज़ पर गौर किया होगा ना तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। कोई बात नहीं, फिलहाल आप एक बार सर्च कर सकते हो, बहुत सारी जानकारी तब भी आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओके, तो आंसर इसका मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ना है, कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। कल वीडियो काफ़ी लेट हो चुका था, हाँ 15-20 मिनट लेट हो चुका था। आज भी वीडियो लगभग थोड़ा सा लेट हो चुका है। उसके पीछे का रीज़न मेरी आइज़ में काफ़ी हद तक स्वेलिंग हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। कल बहुत कम थी, आज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर इस पर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से स्क्रीन पर। तो आज वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे। हालांकि छूटेगा आपका कुछ भी नहीं, जो चीज़ें रह जाएंगी वो यहाँ पर अगले दिन कवर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आज फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है, देखो ये आज के टाइम पर हमारे कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन चुका है। ट्विटर पर यहाँ पर ये सारी चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, आपको मालूम होगा। लखीमपुरी खेरी के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हुआ। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो लखीमपुरी खेरी में एक गांव है तिकोनिया विलेज, वहाँ पर आपको ये बवाल देखने को मिलेगा। हुआ क्या है, बोला ये जा रहा है कि 4 फार्मर्स के ऊपर यहाँ पर एसयूवी व्हीकल चढ़ाया गया और उस व्हीकल चढ़ाने की वजह से उन 4 फार्मर्स की डेथ हो गई है। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट कहाँ पर हुआ, तिकोनिया विलेज के अंदर। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे रिपोर्ट्स अलग अलग यहाँ पर चीज़ें बताती हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर चीज़ें अलग अलग बता रहे हैं। मैं आपको ये द हिंदू का आर्टिकल समझा रहा हूँ, प्लस यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस, दोनों को ही कवर कर रहा हूँ। बराबर वाले यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस खुला हुआ है, मैं वहाँ के भी आपके थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा इस आर्टिकल के रिगार्डिंग क्या क्या बोला गया है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर हुआ क्या था। हुआ यह है कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर है अजय कुमार मिश्रा, इनके बेटे हैं आशीष मिश्रा। बोला यह जा रहा है कि आशीष मिश्रा ने ही यहाँ पर ये गाड़ी चलाई है इन फार्मर्स के ऊपर, इसी वजह से इन 4 फार्मर्स की डेथ हुई है। अब यहाँ पर जैसी डेथ हुई उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गई। इन फार्मर्स ने क्या करा, जो और भी बहुत सारे फार्मर्स थे उन्होंने यहाँ पर इन गाड़ी के अंदर आग लगा दी है। ठीक है, तो ये जो है हिंसा और ज़्यादा भड़क गई। अब यहाँ पर देखो 3-4 पहलू निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये गाड़ी है एक तरीके से वो उस गाड़ी के अंदर जो यहाँ पर मैंने आपको बताया अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा थे, इन्होंने यहाँ पर गाड़ी चलाई है। दूसरा यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो काफ़ी हद तक चांसेस है, बहुत सारे रिपोर्ट्स, देखो क्या हो रहा है ना, ये जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं एक दूसरे रिपोर्टर के ऊपर यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ, मतलब ब्लेम क्या कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने बोला है और ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिला है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये भी बोला है कि हाँ जो फार्मर्स हैं उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है, यहाँ पर एक तरीके से पत्थरबाजी करी, उसके बाद यहाँ पर ये एक तरीके से पत्थरबाजी जब करी है तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो गाड़ी के अंदर आग लग गई।
ठीक है, जब वो गाड़ी पलटी तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बताई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फिलहाल अभी इंसिडेंट के अंदर बहुत बड़ा बवाल हुआ, ये हमने देखा, क्या इसका रिजल्ट निकल कर आया ये भी आप लोग देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पर जो फार्मर्स थे इनकी डेड बॉडीज़ को लेकर नहीं जाया जा रहा था, फ्रीज़र में रखकर वहीं पर बोला जा रहा था जब तक यहाँ पर ये जो आशीष मिश्रा हैं इनके खिलाफ यहाँ पर स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे तब तक यहाँ पर एक तरीके से इन बॉडीज़ का कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये बोला गया। उसके साथ आप कह सकते हो ये सब चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर एक चीज़ आप कह सकते हो, जो 4 फार्मर्स की डेथ हुई है उनको कंपनसेशन वगैरह देने की बात करी गई। लगभग जो यूनियन मिनिस्टर के सन है उनको तो बुक कर दिया गया मर्डर के केस में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बोला गया 45 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा उन फैमिलीज़ को जो कि यहाँ पर उन फार्मर्स की फैमिलीज़ को जिनकी डेथ हुई है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स जो कि एक तरीके से इंजर्ड हैं उनको भी यहाँ पर कंपनसेशन देने की बात करी गई है। प्लस जिन फार्मर्स की डेथ हुई है उनको 45 लाख का कंपनसेशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया। देन उसके बाद यहाँ पर देखो हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, आगे फार्मर्स यहाँ से हट नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद BKU के जो लीडर हैं, ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मामला को सुलझाया। इन्होंने बोला गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा और जो एक्यूज हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा, थोड़े दिनों में हम लोग यहाँ पर काम कर लेंगे। फिर इसके बाद आप कह सकते हो टेंशन वगैरह थोड़ी सी कम हुई है, ऐसा बताया गया। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर जो FIR है अंडर द सेक्शंस 302 और 304A, ठीक है, इंडियन पिनल कोड के अंदर जो ये सेक्शंस है इसके अंडर में FIR लॉन्च कर दी गई है मिनिस्टर के सन के ऊपर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई हैं। ओके, अब यहाँ पर इसी आर्टिकल के रिगार्डिंग एक चीज़ आपको और देखने को मिलेगी। बराबर में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना फार्मर्स ग्रुप की यहाँ पर फटकार लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स ग्रुप की क्यों फटकार लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है देखो लगातार फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। आपको मालूम होगा सेंटर ने 3 फार्म लॉस पास किए थे। बाय द वे फार्म लॉस का नाम क्या है उन तीनों का नीचे कमेंट सेक्शन में आज नाम आप लोगों को बताना है। काफ़ी दिन हो गए, हम लोगों ने डिस्कशन भी कर रखा है। तो यहाँ पर जो 3 फार्म लॉस पास किए गए थे, अब इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स का। ठीक है, फार्मर्स यहाँ पर MSP की मांग कर रहे हैं कि हमें लंबे समय तक MSP मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? क्योंकि आज के टाइम पर फार्म लॉस तो इंप्लीमेंट हुए नहीं है, क्योंकि फार्म लॉस लाए गए थे लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट तो हुए नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है, व्हाई आर देयर प्रोटेस्ट व्हेन द लॉज हैव बीन केप्ट इन एबेंस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उसके बाद बोला अभी एक्ट यहाँ पर आज के टाइम पर मूवमेंट में है ही नहीं, तो क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा है? अब जो भी प्रोटेस्ट होगा यहाँ पर बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। व्हेन सच इंसिडेंट्स हैपन कॉजिंग डेथ, लॉस टू प्रॉपर्टी, डैमेज, ये सब होगा तो नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा यहाँ पर जस्टिस AM खानविलकर ने बोला है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा यहाँ पर जो फार्मर्स ग्रुप्स हैं उनके यहाँ पर फटकार लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि आप पहली बात प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, सबसे बड़ी बात प्रोटेस्ट होना ही नहीं चाहिए। शुड नॉट कंटिन्यू व्हेन द चैलेंजेस अगेंस्ट द फार्म लॉस। मतलब कि आपको ये जो जितने भी चैलेंजेस आप लोग फार्म लॉस के अगेंस्ट में चला रहे हो, जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो सब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर इस पर्टिकुलर मोमेंट में ये फार्म लॉस एक्ट में है ही नहीं। तो आप लोग को यहाँ पर पहली बात तो प्रोटेस्ट नहीं करना है, और यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो आई होप दोनों आर्टिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, इस वजह से आपको इस आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले आर्टिकल की। देखो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट द हिंदू ने इस आर्टिकल को प्रॉपरली कवर ही नहीं किया है। ठीक है, और जो वेरियस न्यूज़पेपर है, यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को प्रॉपरली कवर किया है। मैं आपको बताता हूँ इस आर्टिकल के अंदर एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको कवर करना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सब कुछ कवर करूँगा। मैं आपको यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बोलूँगा, उसको आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या है, नोबेल प्राइज़ देना चालू कर दिया गया है। अब यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो US के साइंटिस्ट हैं, एक हैं डेविड जूलियस और दूसरे हैं अर्डम पैटापोशन। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ दिया गया किस सेक्टर में? मेडिसिन के सेक्टर में। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने डिस्कवर किया है रिसेप्टर्स को। अब कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर, ठीक है, और वो अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। वो कंडीशन क्या होती है, क्या रिस्पॉन्डेंट होता है, सब कुछ क्लियर करेंगे। तो कुछ रिसेप्टर्स की डिस्कवरी की वजह से इन दोनों पर्टिकुलर पर्सन को ये नोबेल प्राइज़ मिला है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, और नाम मैंने आपको बताया, एक का डेविड जूलियस और दूसरे हैं अर्डम पैटापोशियन। अब यहाँ पर पहले तो हम एक चीज़ क्लियर करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। इस प्रकार का यहाँ पर ये नोबेल प्राइज़ होता है, इसकी कैसे शुरुआत हुई थी यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो इस नोबेल प्राइज़ को एस्टेब्लिश किया है अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में। जो नोबेल प्राइज़ है ये अलग अलग सेक्टर्स में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, फिजियोलॉजी में दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको पीस में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक्स है उसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, वो उसमें भी दिया जाता है। ठीक है,
फिजिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर ये नोबल प्राइज़ दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। ये कुछ सेक्टर्स हैं। उसके बाद इस प्राइज़ के अंदर लगभग एक मेडल होता है, प्लस यहाँ पर कुछ अमाउंट होता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का। ये आप लोग एक आइडिया रख सकते हो इसके बारे में। छोटे मोटे यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं एक बन जाते हैं, तो एक छोटा सा आइडिया होगा, तो इससे हम लोगों को जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं उसको हम टैकल कर पाएंगे। नोबल प्राइज़ के बारे में कवर कर लिया। 2 व्यक्ति हैं, इनको नोबल प्राइज़ मिल गया, ये कवर कर लिया। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी है कुछ रिसेप्टर्स की। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिखता रहूँगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि वो इसके आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। वो अलग से आपको लिखनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर मतलब इंटरनेट बताता है इस नोबल प्राइज़ के बारे में। देखो यहाँ पर जो ये वाले व्यक्ति हैं, डेविड जूलियस, ठीक है। डेविड जूलियस ने फाउंड किया है एक रिसेप्टर जिसका नाम है TRPV1, ठीक है। TRPV1 ये किसने बनाया है? डेविड जूलियस ने, इन्होंने डिस्कवर किया है। एक दूसरा रिसेप्टर है जिसका नाम है PIEZO2, ठीक है। यहाँ पर पेजो आप कह सकते हो, पेजो 2, यहाँ पर पेजो 2 या पेजो 1 आप कह सकते हो। ये यहाँ पर डिस्कवर किया गया है दूसरे वाले व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम है आर्डम पैटोपेशन। तो ये दोनों रिसेप्टर हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों रिसेप्टर के काम क्या है। नोट डाउन कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। जो TRP1 है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और जो P वाला है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो TRP1 रिसेप्टर है, ये हमारी बॉडी के अंदर है। इसका मेन काम क्या है? टेम्परेचर और हीट पेन को ऑब्जर्व करना, ठीक है। आपकी जो स्किन है, ठीक है, आपकी जो ऊपर की खाल है, उसके अंदर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी मदद से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर ठंड लग रही है आपकी बॉडी को, या गर्मी लग रही है, ठीक है। तो हम लोग इसी चीज़ के हिसाब से मैनेज करते हैं। जब ठंड आएगी, विंटर्स आएगी, तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई ठंड बढ़ रही है, हम लोग ऊपर से अब ज़्यादा कपड़े पहनना चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये मैटर है हमारे लाइफ और डेथ से भी रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ठंड रहेगी, जब ये रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर होगा नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, तो उससे डेथ भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये वाला रिसेप्टर है वो यहाँ पर बताता है कि हीटिंग, कोल्ड या फिर कोई भी मैकेनिकल फोर्स होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी पता चलता है हम लोगों को, टेम्परेचर या हीट पेन, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो इसी रिसेप्टर की वजह से आती है, जिसका नाम है TRPV1। वो डिस्कवर किया है इन्होंने। अब बात करते हैं दूसरे वाले रिसेप्टर की, ठीक है। दूसरा वाला रिसेप्टर यहाँ पर जो अर्दम पैडोपोशन है, इन्होंने डिस्कवर किया है। दूसरे रिसेप्टर का नाम है PIEZO2, ठीक है, पेजोस 2 आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला जो रिसेप्टर है, बेसिकली इसके में बात करी गई है टच के बारे में, ठीक है। जब आपको कोई छूता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है, जो भी आपको टच करेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या पता चलता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्किन के अंदर एक और रिसेप्टर है। वो कौन सा रिसेप्टर है? जो कि मैंने अभी आप लोगों को नाम बताया था। अब ये दोनों ही रिलेटेड ना नर्वस सिस्टम से, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे ये रिलेटेड होते हैं। आपको ध्यान रखना है, टच की फीलिंग जो भी आती है वो यहाँ पर हमारे पास इस वाले रिसेप्टर से आती है। वो उसकी डिस्कवरी इन्होंने करी है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है। क्या कौन कौन से रिसेप्टर्स है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। ओके, ये आर्टिकल आपको कल एडिटोरियल पर भी डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसा आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिला, अब यहाँ पर कल इसको एडिटोरियल में भी कवर किया जा सकता है। ओके, नाउ बढ़ते हैं अब अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गवर्नमेंट जो है आज के टाइम पर मूड्स चेंज कर दिया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के लिए। अब ये मूड चेंज मतलब क्या है? देखो, मूड का मतलब क्या होता है? डिबेट वगैरह रख दी गई है। अभी बहुत सारे लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। हुआ क्या है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारे पास, ये एक्ट आया था 1980 में, मतलब जो फर्स्ट ये फर्स्टली देखने को मिला था 1980 में। इसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, इसके अंदर बदलाव किया गया। बदलाव कब किया गया था? 1988 के अंदर इसके अंदर बदलाव किया गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फिर से इसको हम लोग मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब मॉडिफाई कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों की राय हम लोगों ने मांग ली है। 10 से 15 दिन दे दिए गए हैं, पब्लिक अपना डिस्कशन कर सकती है इस एक्ट के बारे में। अब देखो, इस एक्ट के बारे में डिस्कशन क्या हो रहा है, कंसर्न क्या बताया जा रहा है, वो हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, मैं आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये जो बेसिकली एक्ट है, आप नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिफॉरेस्टेशन वाली एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, उनको कम से कम किया जा सके, इसको टारगेट करना। साथ ही साथ यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है या वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना, ये मेन काम था इस एक्ट का। ठीक है, फॉरेस्ट को बचाओ तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी हमारी बचेगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, होता क्या है, बहुत सारी जो कंपनीज है या फिर बहुत सारी आपको रेलवे लाइन देखने को मिल जाएगी, वो सब क्या कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है उसी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और वहीं से अपना प्रोजेक्ट निकाल दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ये एक स्टेप उठाया गया है। अब जो ये अमेंडमेंट आएगा, मतलब एक जो बदलाव करने की बोली गई है, इसमें इन्होंने बोला कि लगभग 15 दिन का टाइम दिया है। जो पब्लिक है वो अपना डिस्कशन कर सकती है, पब्लिक भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर इसको रेडी किया जाएगा कैबिनेट और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए।
एट द लास्ट इसको अप्रूवल मिल जाएगा। आज के टाइम पर यहाँ पर देखो प्लान ये किया जा रहा है इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि बहुत सारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ पे आपको सब कुछ डिस्कशन मिल जाएगा कि क्या क्या ये लोग प्लान कर रहे हैं। आप लोग जाकर सर्च भी कर सकते हो, उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है कि वेबसाइट पर आप जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि इन्होंने जो अमेंडमेंट ये जो मॉडिफाई करेंगे इसके अंदर जो भी लैंड, ध्यान से सुनना, जो भी लैंड इस एक्ट आने से पहले एक्वायर कर लिया गया, मान लो ये एक्ट कब आया था, 1980 में ये वाला एक्ट आया था। अब इस एक्ट के आने से पहले मान लो यहाँ पर रेलवे ने इस वाले लैंड को कब एक्वायर कर लिया है और इस वाले लैंड के ऊपर अपना काम चला लिया है, तो उस वाले लैंड को इसके अंदर कवर नहीं किया जाएगा। जो इस एक्ट से पहले लैंड को एक्वायर कर लिया गया है वो लैंड इसके अंदर अभी कवर नहीं होगा, ऐसा सरकार ने बोला है, ऐसा यहाँ पर मॉडिफिकेशन होगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे जो रेलवेज हैं उन्होंने बहुत पहले यहाँ पर जो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ हैं उन्होंने बहुत पहले यहाँ पर बहुत सारे जो जंगल का एरिया है उसको एक्वायर कर रखा है, लेकिन वो कब कर रखा है, अगर 1980 से पहले कर रखा है तो उसको इस एक्ट के अंदर नहीं लाया जाएगा, अगर 1980 के बाद कर रखा है तो वो इस एक्ट के अंदर आएगा। ओके, फिर उसके बाद आज के टाइम पर इसी चीज़ को लेकर एक कंसर्न देखने को मिला। यहाँ पर आप कह सकते हो फेवर कर रहे हो आप लोग रेलवेज को, हाईवेज को फेवर कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम पर बहुत सारी एजेंसी हैं, लैंड होल्डिंग एजेंसी, जैसे कि रेल हो गया, NHAI हो गया, PWD हो गया, उन्होंने बहुत सारा लैंड होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, लैंड होल्ड कर रखा है तो इन्हें कंपनसेशन वगैरह भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में आप लोग यहाँ पर फॉरेस्ट का लैंड जो है, जो लैंड फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए उसको आपने नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए एक्वायर कर रखा है आप यहाँ पर, तो वो चीज़ सही नहीं है, तो उसके लिए कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के अंदर कौन सा लैंड एक्वायर, मतलब कौन सा लैंड को एग्जाम्प्ट किया गया है, कौन से लैंड को हटाया गया, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर अभी समझा दिया है। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, आगे इस आर्टिकल को और ज़्यादा डिटेल में आएगा ये डेफिनेटली आने वाले टाइम पर, तो इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करा करेंगे। साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर बोला गया इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन ये भी होगा कि मान लो कोई भी यहाँ पर किसी भी फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट पर्पज से एक्वायर करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर इम्प्रिजमेंट भी उसको मिल सकता है, सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सज़ा को 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है, प्लस यहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो सकता है ये। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, मतलब फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करी गई है इंडिया और श्रीलंका के बारे में, यानी कि आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने एनवायरमेंट वाला डिस्कस किया था वो GS पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस है। जो नोबेल प्राइज़ वाला डिस्कस किया था वहाँ पर प्राइज अवार्ड्स एंड ऑनर्स करके भी एक टॉपिक है हमारा, वहाँ से भी वो वाला टॉपिक वहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है, सिलेबस में आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ टेलीग्राम पर, आप लोग सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सिलेबस में मतलब दे चुका हूँ और बहुत सारे लोग वहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं, लगभग यहाँ पर 18-20 हज़ार लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं, आप लोग भी जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल में बात करी गई है जो आज के टाइम पर हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, एक तरीके से एक्सटर्नल सेक्रेटरी, वो फॉरेन सेक्रेटरी, इनका नाम है श्रृंगला साहब। तो यहाँ पर ये आपको पता होगा श्रीलंका पर गए हैं, श्रीलंका की विजिट पर गए हैं और उस विजिट पर जाकर बहुत कुछ डिस्कशन हुआ और कहीं ना कहीं मेन फोकस रखा गया है कि दोनों कंट्रीज़ के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत कर सकें। अब यहाँ पर बायलैटरल रिलेशन के साथ साथ कनेक्टिविटी के ऊपर भी ध्यान रखा गया है, कनेक्टिविटी को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे हम लोग बाय एयर और बाय सी रूट, मतलब समुद्र के रास्ते से भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी, प्लस प्लेन्स के माध्यम से भी कनेक्टिविटी हम लोग मजबूत कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर फोकस रखा गया। आपको मालूम होगा श्रीलंका की विजिट पर गए हैं, 4 दिन की विजिट पर गए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब हर्षवर्धन श्रृंगला। अब यहाँ पर मंडे में गए, बातचीत करी इन्होंने वहाँ पर, जो एक तरीके से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्र राजपक्सा, इनसे बातचीत करी है, वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे बातचीत करी और भी वहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं उनसे यहाँ पर डिस्कशन किया है, ताकि हम लोगों के जो बायलैटरल इशूज़ हैं हम लोग उसको डिस्कस कर सकें और जो भी इशू है उनको हटाकर हम अपने रिलेशंस को और मजबूत कर सकें। क्योंकि एट द लास्ट आप देखोगे दोनों एक नेबरिंग कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी। पैंडेमिक ने काफ़ी बुरा हाल किया है, लेकिन पैंडेमिक के टाइम पर भी आप कह सकते हो बहुत कुछ बेकार हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़े, टूरिज्म बढ़े, क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है और टूरिज्म कोविड-19 की वजह से हो चुका है बेकार। ये चीज़ें हमने देखी हैं, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को प्रमोट करने का भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया ताकि श्रीलंका की इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स उठाए गए। देखो यहाँ पर बोला गया कि आने वाले टाइम पर हम लोग काम करेंगे बहुत सारे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स में। श्रीलंका के अंदर जो जगह है जाफना से चेन्नई में यहाँ पर एक फ्लाइट की कनेक्टिविटी आएगी और कराईकाल से लेकर एक और एरिया है वहाँ के बीच में एक जहाज चलाया जाएगा, फेरी सर्विसेज चलाई जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया एयर के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, प्लस उसके बाद सी के माध्यम से भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी मिल रही है, ठीक है, श्रीलंका से। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर एयरपोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी मिल रही है, एयरपोर्ट प्लस सी पोर्ट यहाँ पर कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे बोला गया, पिछले साल भी हम लोग बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी कुछ बायलैटरल समिट हुआ था। जो मिस्टर महेंद्र हैं, इन्होंने लास्ट ईयर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर लगभग $15 मिलियन का ग्रांट दिया था, आपको मालूम होगा, ताकि जो हमारे बुद्धिस्ट टाइज़ हैं वहाँ पर वो थोड़े से बने रहें, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे श्रीलंका के अंदर। ठीक है, तो मतलब कि पहले भी हम लोग एक तरीके से बायलैटरल समिट के ऊपर काम कर चुके हैं और अब फिर से यहाँ पर एक काम किया जा रहा है, तो आप एक छोटा सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हो। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कल ज़्यादा डिटेल में चर्चा में किया था हम लोगों ने, और बहुत तेज़ी से कल इस आर्टिकल ने आग पकड़ी है, बहुत ज़्यादा चर्चा में था। पेंडोरा पेपर्स हो चुके हैं लीक। अब यहाँ पर पेंडोरा पेपर्स जो लीक हुए हैं, इन्होंने ये बताया भारत के अंदर बहुत सारे अमीर लोग हैं जिन्होंने टैक्स चोरी करने के लिए, मतलब एक तरीके से टैक्स से बचने के लिए जो पैसा है वो बाहर की एक तरीके से जो नकली कंपनीज वगैरह है वो बनवाकर वहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, ताकि इनको टैक्स ना देना पड़े। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स लेती है और टैक्स यहाँ पर काफ़ी कुछ टैक्स में देना पड़ जाता है। मान लो किसी व्यक्ति ने अगर 100 करोड़ रुपीज़ कमाए तो 100 करोड़ रुपीज़ कमाने के बाद उसको 45 करोड़ रुपये यहाँ पर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसी वजह से इस 45 करोड़ को भी ये लोग बचाने के लिए, कि हाँ ये भी क्यों ना बचा लें, इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, बाहर की नकली कंपनीज बाहर एस्टेब्लिश करके वहाँ पर पैसा लगा देते हैं और उसको एक तरीके से दिखा देते हैं पैसा कि हमारा यहाँ पर पैसा लगा पड़ा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिससे यहाँ पर आप कह सकते हो टैक्स चोरी करी गई है इन लोगों के द्वारा। यहाँ पर इस आर्टिकल को हम लोग प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पेंडोरा पेपर्स कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि पेंडोरा पेपर से पहले भी एक पेपर लीक हुआ था जिसको हम लोग पैनामा पेपर बोलते हैं, और फिर उसके बाद एक और पेपर लीक हुआ था जिसको पैराडाइज पेपर बोलते हैं। लेकिन ये दोनों इतने ज़्यादा कंसर्न में नहीं आए क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग थे। लेकिन अब की जो पेंडोरा पेपर लीक हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर से जिन्होंने बहुत सारी रकम इन्वेस्ट कर रखी है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, आर्टिकल आपका इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के अंदर जीएस पेपर 3 मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, आपको सब टॉपिक देखने को मिलेगा, वहां से आप उसको रिलेट कर सकते हो। अगर हम बात करें भारत की, तो लगभग इंडिया के अंदर 380 लोग हैं जो कि पेंडोरा पेपर की लिस्ट के अंदर आए हैं। बाय द वे बहुत सारे लोग यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आए हैं, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ये पेंडोरा पेपर एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, पेंडोरा पेपर की बात करें तो एक लीक डेटा है, और लीक डेटा यहाँ पर बताती है कि हमारे कंट्री के अंदर टैक्स हेवन कहाँ पर है। ठीक है, टैक्स हेवन है, ये HE वाला नहीं है, HAVEN है, जहाँ पर आप कह सकते हो टैक्स चोरी करने के लिए बहुत सारा एक तरीके से पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब बात करें दुनिया भर के जो रिचेस्ट पीपल है, दुनिया भर के जो अमीर आदमी है बहुत सारे, वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑफशोर फाइनेंस कर देते हैं, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एक नकली मुखौटा कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश करवा दी और वहाँ पर कुछ पैसा डाल दिया, जो भी आपका अमाउंट है टैक्स से बचने के लिए वो पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। इसके अंदर अगर हम बात करें, लगभग 11.9 मिलियन फाइल्स लीक हुई हैं। यहाँ पर इस पेंडोरा पेपर में इतनी ज़्यादा फाइल्स, 11.9 मिलियन फाइल्स लीक हुई हैं, और आप कह सकते हो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया में। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया लगभग 29,000 कंपनीज़ हैं, प्राइवेट ट्रस्ट हैं जहाँ पर ये पैसा रखा हुआ है, और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का इन्वेस्टिगेशन बताता है जो पेंडोरा पेपर है इसके थ्रू पता ये चला है कि आज के टाइम पर बहुत सारी देखो कंट्रीज़, आपको सीचेल्स देखने को मिलेगा, सीचेल्स में बहुत सारा पैसा लगाया गया है। ठीक है, बहुत सारा पैसा सीचेल्स में देखने को मिलेगा, हांगकांग में, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में, साइप्रस में, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, देन पैनामा में और बेलाइज में। ठीक है, पैनामा आपको मालूम होगा यहाँ से भी पेपर लीक हुआ था पहले, तो 2016 में पैनामा पेपर लीक हुआ था। मतलब इस कंट्री में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। यहाँ पर ये सारे टैक्स हेवन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार की सर्विस देते हैं और लोग जो हैं दुनिया भर से यहाँ पर पैसा लगा देते हैं। ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं इंडियंस कितने हैं इसके अंदर, तो मैंने आपको बताया 380 लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इंडियन नेशनलिटी है, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट आपको मालूम अगर चलेगा जैकी श्रॉफ का नाम आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो सचिन तेंदुलकर हैं इनका नाम आ रहा है। तो यहाँ पर आप लगभग कह सकते हो कि बहुत सारे पर्सन्स हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 60 तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं, और उसके साथ साथ आप कह सकते हो बहुत सारे डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं। मतलब इनके अंदर एक डेकोरेटेड क्रिकेटर है, मतलब एग्जैक्टली नाम नहीं लिया गया, क्रिकेटर यहाँ पर बताया गया। ठीक है, पेपर्स ने रिवील किया गया, पेपर्स ने रिवील किया है कि देखो बहुत सारा पैसा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पैसा जो है अलग अलग कंपनीज़ में बाहर मुखौटा कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। देखो कुछ तो जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर जेन्युइन वाली हैं वो बहुत कम है, फेक वाला बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है, चोरी से टैक्स को चोरी करने से, टैक्स को चोरी करने के लिए। देखो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, अब हमारी कंट्री के अंदर मैं आपको टैक्स का सिस्टम बताया, तो टैक्स बचाने के लिए यहाँ पर टैक्स अवॉइड करने के लिए ये काम कर दिया जाता है। पेंडोरा पेपर डिफरेंट है पैनामा और पैराडाइज पेपर से। मैंने आपको बताया पेंडोरा से पहले इसी प्रकार का एक पैनामा पेपर निकला था, पैनामा कंट्री के अंदर जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट था वो लेकर एक पैराडाइज पेपर निकला था। लेकिन इन दोनों से अलग क्यों है, क्योंकि पेंडोरा पेपर के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताती है कि अब की बार बिजनेसेस बहुत सारे हैं
बिजनेसेस जो है यहाँ पर एक तरीके से ट्रस्ट की फॉर्म में लगा रखे हैं और वहाँ पर बहुत सारा पैसा लग रखा है। आप कह सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग की सिचुएशन देखने को मिलती है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्लस टेररिज्म फंडिंग की सिचुएशन देखने को मिलती है। टैक्स नहीं दे रहे हो आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो इससे किसको नुकसान है? इससे यहाँ पर जो कंट्री के अंदर लोग हैं उनको ही नुकसान है। यहाँ पर जो लोग हैं एक तरीके सरकार के पास पैसा नहीं आएगा, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो सरकार डेवलपमेंट नहीं करेगी। ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो एक ट्रस्ट बना दी जाती है। बेसिकली ट्रस्ट यहाँ पर 3 लोगों की बनाने के बाद, वहाँ पर एस्टेब्लिश करने के बाद उसके ट्रस्ट के अंदर पैसा डाल दिया जाता है और फिर उसको दिखा देते हैं कि यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट है हमारा। अब यहाँ पर जब पैनामा पेपर ये जो एक तरीके से पैंडोरा पेपर लीक हुआ तो इसने ये बताया कि इतने इतने पर्सन है यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा चुका हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ, आर्टिकल में बोला गया सरकार आज के टाइम पर प्रॉमिस कर रही है कि जो भी पैंडोरा पेपर का लीक हुआ है उसके ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। इसको लेकर भी एक आर्टिकल पब्लिश हो गया है। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल की तरफ। एक नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको मालूम होगा कल परसों उससे पहले मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में ये आर्टिकल है। हमने कल भी डिस्कस किया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब यहाँ पर ये पकड़े गए किस चीज़ को लेकर? ड्रग्स के केस में। ठीक है, एक क्रूज शिप पर पार्टी वगैरह चल रही थी, एनसीबी की रेड पड़ गई और वहाँ पर जो है ड्रग्स के केस में लोग पकड़े गए। इनके साथ 7 और लोग हैं, 8 लोग टोटल यहाँ पर ये पकड़े गए हैं। बहुत सारा यहाँ पर कोकेन और भी बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। कल मैंने आप लोग को इसके बारे में डिटेल में समझाया था। लेकिन आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है कि अभी जो कोर्ट है उसने एनसीबी की कस्टडी को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितनों को भी यहाँ पे कस्टडी में लिया गया है, इस कस्टडी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। 7 अक्टूबर तक यहाँ पर कस्टडी में रहने वाले हैं। अब आप कह सकते हो एनसीबी क्या है, तो यह है एक तरीके से एनसीबी की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को कल डिटेल में बताई थी। और एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि कहीं ना कहीं इन ड्रग्स को प्रोहिबिट करने में मदद करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। कल भी मैं आपको बता चुका था। देखो मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि आप ऐसा मत करो, हम लोगों को डेली रिवाइज करवा दिया करो। बहुत सारे कॉमेंट आते हैं तो मैं उन कॉमेंट को देखकर मैं दोबारा से चीज़ें बता देता हूँ। तो डोंट वरी, आपका भी रिविजन हो जाएगा। रिविजन करने में एक फ़ायदा भी मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पर रिविजन करने का बाद में टाइम नहीं रहता है, तो अभी यहाँ पर आप रेगुलर पढ़ते रहोगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसको बनाया गया था हमारी भारत सरकार के द्वारा 1986 में। और इस एक एक्ट के अंदर में इसको बनाया गया। वो एक्ट था नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसके अंडर में यहाँ पर इसको बनाया गया। आप कह सकते हो एक अपेक्स बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। इसका मेन काम है क्या करना? भारत के अंदर जो एक तरीके से ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा है उसको रोकना। ठीक है, आप ड्रग्स का इस्तेमाल मेडिसिन पर्पस के लिए कर सकते हो। देखो दवाइयों के अंदर ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर उसको डायरेक्टली इनटेक कर रहे हो, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो उस चीज़ को यहाँ पर रोकने का काम करता है यहाँ पर ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और उसका ये जो एक्ट है वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या है एग्जैक्टली, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो भी इलीगल ट्रैफिकिंग वगैरह होती है उसको भी काउंटर किया जाता है। और आज के टाइम पर भारत के अंदर बहुत सारा ड्रग एक तरीके से ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। आपको मालूम होगा अफगानिस्तान से हाल ही में 3000 किलोग्राम जो हेरोइन है वो पकड़ी गई। कहाँ पर पकड़ी गई? मुंद्रा पोर्ट पर। कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था। और ये अफगानिस्तान से जो पकड़ी गई है मुंद्रा पोर्ट पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसिडेंट हमारे कंट्री के अंदर लगातार इस साल देखने को मिले हैं। कहीं पर हेरोइन पकड़ी जा रही है, बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पर कैप्चर करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया यहाँ पर एक सैंडविच की तरह है, बीच में आता है। किसके बीच में आता है? गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में। बाय द वे गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। शायद मैं आप लोगों से ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर कंट्रीज का नाम याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला है। देखो इस आर्टिकल में बात करी गई है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने 2 नई डीआरडी पॉलिसीज़ को रिलीज़ किया है। अब यहाँ पर आर्टिकल जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो पॉलिसीज़ के बारे में कोई प्रॉपरली कुछ बताया नहीं है, पॉलिसीज़ के सिर्फ नाम बताए गए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों ने बहुत पहले कवर करी थी। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने 2 महीने पहले पढ़ा था, उसको आज हम कवर करेंगे। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने मंडे में 2 नई पॉलिसीज़ को रिलीज़ किया है। वो एक तरीके से है डिफेंस रिसर्च पॉलिसी और रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट पॉलिसी 2021। ये आपको 2 पॉलिसीज़ देखने को मिलेंगे। इसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ना है डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि 2 महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो डीआरडीओ के बारे में एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डीआरडीओ फुल फॉर्म आपको मालूम ही है, सबको रटी भी होगी। आज के टाइम पर डीआरडीओ इसरो दोनों इंडिया की प्राइड है। ठीक है, दोनों के बारे में आपको पता होगा। तो डीआरडीओ अगर हम बात करें तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, जो कि हमारे भारत सरकार के अंडर में आती है। अब अगर बात करें तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करना, उनकी टेस्टिंग करना। आपने सुना होगा बहुत सारे आर्टिकल्स, डीआरडीओ ने आज ये वाली मिसाइल टेस्ट कर दी, डीआरडीओ ने ये मिसाइल टेस्ट कर दी। तो यहाँ पर प्रोडक्शन करना और टेस्टिंग करने का काम होता है डीआरडीओ का। आज के टाइम पर इसके चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी साहब देखने को मिलेंगे।
डीआरडीओ को बनाया गया था 1958 में। देखो पहले ना यहाँ पर ये 3 बॉडीज़ हुआ करती थी अलग अलग। एक का नाम था एक तरीके से टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, दूसरे का नाम था डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, तीसरे का नाम था डिफेंस साइंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों को कंबाइन कर एक पर्टिकुलर एक सिंगल बॉडी बना दी डीआरडीओ। ठीक है, अब यहाँ पर डीआरडीओ के साथ जब शुरुआत हुई थी तो 10 लैबोरेटरी से 10 लैब से यहाँ पर शुरुआत करी गई। आज के टाइम पर 52 से ज़्यादा इसकी लैबोरेटरीज़ हैं और सारी लैबोरेटरीज़ अलग अलग जगह पर काम कर रही हैं। कोई कॉम्बैट व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई यहाँ पर आर्मामेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग सिस्टम के ऊपर, कोई मिसाइल्स के ऊपर काम कर रहा है। तो अलग अलग फील्ड्स के अंदर यहाँ पर अलग अलग लैब्स काम करती हुई नजर आएंगी। इसी वजह से डीआरडीओ आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। मैंने आपको बताया ये लोग क्या क्या बनाते हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, रडार, वॉरफेयर सिस्टम, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पर ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और ये है जो भी है। ओके है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे। लखीमपुर खीरी के बारे में आप लोगों को बता दिया है क्या यहाँ पर टेंशन रेज हुई थी, फिर उसके बाद ये आर्टिकल चर्चा में रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर देखो बहुत सारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि हमारे लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट आपका हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस से बिल्कुल रिलेट करता है। देखो बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस दिया है किनको, लगभग 43 फार्मर ग्रुप्स को यहाँ पर ये नोटिस दिया गया। उन ग्रुप से ये बोला कि आप लोग यहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट को रोको। क्यों? क्योंकि जो नोएडा के अंदर रेसिडेंट है, नोएडा के अंदर जो बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी करी, यहाँ पर पिटीशन डाला। बाय द वे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पिटीशन कौन से आर्टिकल के अंदर डाली जाती है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन से आर्टिकल में लिखा है पिटीशन के बारे में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे नोएडा के रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने पिटीशन डाली। उन्होंने बोला कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट है राइट टू मूव फ्रीली। हम लोग यहाँ पर इधर से उधर बिल्कुल फ्रीली जा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, आज के टाइम पर बहुत सारे प्रोटेस्ट की वजह से हम लोग को रोड्स वगैरह ब्लॉकेट देखने को मिलता है, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा यहाँ पर नोएडा के रेसिडेंट्स का कहना है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे एग्जैक्टली ये फंडामेंटल राइट क्या है, क्योंकि देखो आर्टिकल में तो इतना ही है, आर्टिकल में आपको जो मेन चीज़ है वही पढ़ना है, लेकिन अब एग्जाम से कैसे रिलेट करना है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो राइट टू मूव फ्रीली के बारे में बात करें तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस उठाओगे वहां पर फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है, जजमेंट एंड केसेस लिखा हुआ है, वहां से आप लोग इसका रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर आप लोग कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर भी आप मूव कर सकते हो, बिल्कुल फ्री कर सकते हो, आपके पास ये फंडामेंटल राइट है। ये कहाँ पर मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन्ड है। बाय द वे दूसरा क्वेश्चन तैयार है, फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल्स तक, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, क्या 31 आर्टिकल फंडामेंटल राइट है? अगर नहीं है तो ये कहां पर है आज के टाइम पर, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कहां पर डाला गया है? तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी देना है एक आंसर। अब बात करते हैं जो फ्रीडम टू मूव है, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से यहां पर बिलोंग करता है। तो भारत संविधान के अंदर इस आर्टिकल के अंदर आपको यहां पर ये मेंशन्ड है। ये आर्टिकल बोलता है कि हर एक सिटीजन को हक है कि वो फ्रीली मूव कर सकता है भारत की टेरिटरी के अंदर। ठीक है, तो ये बताया गया, जो ये राइट है बेसिकली इसको यहाँ पर आप देख पाओगे लोगों को दिया गया, जितने भी सिटीजन्स हैं भारत के, ठीक है, उनको लिए यहाँ पर ये राइट्स अवेलेबल हैं। ध्यान रखना यहाँ पर इसको बोला गया ये कंपनीज के लिए अवेलेबल है, किसी भी फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं है। मान लो कोई फॉरेनर आ गया, उसको हम लोग यहाँ पर सब जगह पर ये वाला राइट नहीं दे सकते, तो फॉरेनर के लिए अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई लीगल पर्सन्स है जैसे कंपनीज कॉर्पोरेशंस हो गया, इनके लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिटीजन्स हैं और यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनके लिए यहाँ पर ये राइट्स अवेलेबल है। उसके बाद जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है बेसिकली इसके अपने ही खुद के 2 डायमेंशन है, एक होता है इंटरनल मूवमेंट और एक होता है एक्सटर्नल मूवमेंट। देखो अब आप कह सकते हो मूवमेंट के बारे में बात हो रही है तो कुछ भी हो सकता है, एक होता है हम लोग अपने इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर मूव करें, एक हो सकता है इंडिया की टेरिटरी के हम लोग बाहर मूव करें। ठीक है, जो इंटरनल मूवमेंट है वो राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री है और एक्सटर्नल मूवमेंट है राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आर्टिकल 19 है वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले डायमेंशन को ही प्रोटेक्ट करता है, दूसरे वाले डायमेंशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, मतलब हमारे कंट्री के अंदर आप लोग मूव कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल 19 आपको प्रोटेक्शन देगा। लेकिन आप लोग जब मुद्दा उठाओगे कहीं बाहर के आर्टिकल का, मतलब कि राइट जो एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नल वाला एरिया है उसका, तो यहाँ पर ये आर्टिकल 19 इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आप लोग को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आर्टिकल आपका हो गए जब, तो एक क्वेश्चन ये भी होगा, चलो इंटरनल वाले मैटर को आर्टिकल 19 देख लेगा, लेकिन एक्सटर्नल वाला मैटर कौन देखेगा? तो जो सेकंड वाला डायमेंशन है उसको डील किया जाता है आर्टिकल 21 से, ये आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर
जो भी फ्रीडम है बिल्कुल फ्री है, आप लोग मूव कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे बिल्कुल। कैसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? कोई यहाँ पर जनरल इंटरेस्ट उसके लोग मतलब कि आप कह सकते हो, मान लो कोई शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स का एरिया हो गया, मान लो नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया, आज के टाइम पर बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं, असम के अंदर, मिजोरम के अंदर बहुत सारे आपको शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, हम लोग वहाँ पर किसी फॉरनर को शेड्यूल ट्राइब के एरिया के अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स वाले नहीं चाहते कि हम लोगों के पास कोई इंटरफेयर करे, और पहली बात उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ पर एंट्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लगा रखें। मतलब आप मूव तो कर सकते हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहां पर आपके पास ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, ये आर्टिकल बताता है। ठीक है, जो आर्टिकल 19 है इसी के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है। मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया राइट टू मूव फ्रीली के बारे में। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आर्टिकल 19 पूरा का पूरा एग्जैक्टली क्या है। इसके मैंने सब क्लॉज के बारे में आपको बताया है, लेकिन अब पूरा आर्टिकल 19 क्या बोलता है हमारे संविधान का, ये भी सुन लो। देखो यहाँ पर पूरा जो आर्टिकल 19 है वो डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कवर की जाती हैं। आर्टिकल 19 के अंदर लगभग जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास 6 राइट्स हैं अपने। 6 राइट कौन कौन से हैं? एक है राइट टू फ्रीडम, और एक तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो खुल के बोल सकते हैं, अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। चौथा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। उसके बाद है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के यहाँ पर किसी भी टेरिटरी में आप रह सकते हो। फिर उसके बाद है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी मतलब जो भी कार्य है, एक तरीके से कोई भी प्रोफेशन अपनाना चाहते हो वो प्रोफेशन अपना सकते हो, या फिर और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। फिर उसके बाद एट द लास्ट होता है यहाँ पर ये आपको 6 राइट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। रिस्ट्रिक्शंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। कभी कभी ऐसा होता है हमारी कंट्री के सॉवरेनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए काफ़ी कुछ खतरा हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी आप कह सकते हो इस राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। आप लोग जब पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, इससे पहले हम लोगों ने यहीं पर क्लियर कर लिया है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पेज पर आप देख पाओगे यहाँ पे बात करी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी राज्य ना जो भी यहाँ पर कंपनसेशन एक तरीके से जो एक्स ग्रेशिया है उसको मना नहीं कर सकते। हुआ क्या है, कोरोना चला, लॉकडाउन लगा, कोरोना की वजह से सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में बहुत सारी क्राइसिस क्रिएट हुए, बहुत सारे लोगों की जान गई। अब जब बहुत सारे लोगों की जान गई है तो उनको यहाँ पर बोला गया 50,000 रुपये का उनकी फैमिलीज वाले को एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा, एज अ कंपनसेशन ये अमाउंट दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी स्टेट्स का मुद्दा आया कि हम लोग नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी स्टेट इसको मना नहीं कर सकता, हर एक राज्य को ये अमाउंट पे करना ही है। ठीक है, तो ये मतलब आर्टिकल कुछ ऐसा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप यहाँ पर एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग काफ़ी हद तक ग्रो कर चुके हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी हद तक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बोला गया है टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर की तरह पर प्रूव की जा सकती है। आज के टाइम पर बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, वहाँ पर टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें एक आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, हमने ड्रोन की मदद से जो वैक्सीन्स होते हैं उनको डिलीवर किया है। अब ड्रोन की मदद से वैक्सीन को डिलीवर करके अगर हम बात करें ये काम किया, तो हमने अपने हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एक टेक्नोलॉजी को और ऐड कर दिया है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है ICMR के ड्रोन्स रेस्पॉन्स को। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में मंडे में ये सारा काम किया गया। एक डिलीवरी मॉडल आपको ये देखने को मिल पाएगा पिक्चर के अंदर। इसका मेन मकसद है कि एक तरीके से जो वैक्सीन है बेसिकली इसको हर जगह पहुंचाया जा सके, और यहाँ पर 15 किलोमीटर का रास्ता यहाँ पर 12 से 15 मिनट में ये ड्रोन तय कर सकता है, और इसने तय करा भी और वहाँ पर जाकर वैक्सीन पहुँचाई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइप की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक बहुत अच्छा एक तरीके से मतलब रोल प्ले कर सकती है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। वैसे ड्रोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रोन्स को बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं होता है, इसको एक तरीके से रिमोट कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे चलाया जाता है। यहाँ पर हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें डिलीवर करने के लिए, जैसे मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए बोला गया। ये तो हमने अभी वैक्सीन को डिलीवर किया है, लेकिन आप लोग इसका और भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए, ब्लड सैंपल्स को डिलीवर करने के लिए, और भी अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, वहाँ पर कोई क्राइसिस हो गया, तो वहाँ पर भी आपको कोई चीज़ डिलीवर करनी है, तो आप लोग इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि भारत के अंदर जो टेरेन है बेसिकली वो काफ़ी हद तक एक तरीके से टफ है, आपको टेरेन बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिल पाएगा। इस वजह से यहाँ पर ये इनिशिएटिव काफ़ी हद तक अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस ड्रोन के माध्यम से
क्विकली यहाँ पर अपना काम कर सकते हो, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ आइडिया है, ध्यान रखना। ड्रोन्स अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, ड्रोन्स माइक्रो, स्मॉल और बड़े बड़े भी होते हैं। सबके क्या साइज़ होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। ड्रोन बेसिकली यहाँ पर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, मैंने आपको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का मतलब बताया। ड्रोन्स की कैटेगरीज की बात करें तो नैनो ड्रोन्स होते हैं, माइक्रो ड्रोन्स होते हैं, स्मॉल ड्रोन्स होते हैं और मीडियम ड्रोन होते हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, देखो जो छोटे ड्रोन्स होते हैं, उनका नैनो ड्रोन्स होते हैं, उनका वजन लगभग 250 ग्राम या 250 ग्राम से कम होना चाहिए। जो माइक्रो ड्रोन्स होते हैं उनका वजन 2 किलोग्राम या फिर उससे कम होना चाहिए। जो स्मॉल ड्रोन्स होते हैं वहाँ पर 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक होना चाहिए। मीडियम ड्रोन्स का जो वेट है वो 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक हो सकता है। जो लार्जर ड्रोन होता है उनका, जो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं उनका 150 किलोग्राम से ज़्यादा वजन हो सकता है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक आइडिया आप लोग इसके बारे में भी रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज अ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। देखो यहाँ पर बात करी गई है कि हम लोग को आज के टाइम पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करना होगा। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चेंगे तो हमें काफ़ी कुछ मिलेगा उसके रिटर्न में। अब ये स्टेटमेंट दिया है हमारे सेठ साहब ने। ये कौन है, ये है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय सेठ। इन्होंने मंडे में बोला भारत को ज़रूरत है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को आज के टाइम पर डबल कर दे। ठीक है, और यहाँ पर मेन मकसद क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी निकल कर आए, गवर्नमेंट के साथ मिले, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की पार्टनरशिप हो, साथ में मिलकर ये लोग यहाँ पर काम करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। अभी सरकार यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को भी, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान को भी लॉन्च कर रही है। यहाँ से भी पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट हम लोग बढ़ाने वाले हैं। हमारा टारगेट ये है आने वाले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए कमाएं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो आज के टाइम पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है उसको डबल करना पड़ेगा। आपको अपने जीडीपी का, अपना जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसका लगभग 5 से 6% आपको खर्चना पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। एक बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। यहां पर आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी ऐड कर सकते हो, पावर डबल हो जाएगी। दोनों मिलकर अच्छे से अच्छा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारी कंट्री ग्रो करेगी, इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी। तो ये चीज़ें यहां पर बताई गई हैं को, तो एक आइडिया आप लोग रख सकते हो यहां पर। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ये एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हो सकता है जो ऑयल के प्राइसेस है वो और तेजी से बढ़े। ऑयल के प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ना दुनिया भर में 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, हमें अपनी कंट्री के अंदर प्राइस को बढ़ाना पड़ जाता है। क्यों, रीज़न यहाँ पर प्राइस बढ़ने का यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर प्राइस बढ़ चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, हम लोग कच्चा तेल मंगाते हैं अपनी कंट्री में, उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद पेट्रोल डीजल को अपने कंट्री के अंदर बेचते हैं। बाकी जो कुछ बचता है उससे वैसलीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें बन जाती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, नाउ क्या होता है यहाँ पर जो विदेशी कंट्रीज़ हैं उनमें ही यहाँ पर अमाउंट बढ़ चुका है, वहाँ पर उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। देखो यहाँ पर बोला गया जो एक तरीके से ऑयल है लगभग पर बैरल का, आज की डेट का अमाउंट बता रहा हूँ, पर बैरल यहाँ लगभग $79 है। $79 आप कह सकते हो, जो भी डॉलर चल रहा होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना इससे, आज का जो भी डॉलर रेट चल रहा होगा उसके बाद आप लगा सकते हो कि कितने रुपये पर लीटर पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, $79 पर बैरल अमाउंट है। अब क्वेश्चन ये है सर ये बैरल क्या है, बैरल में मतलब कितना लीटर होता है ये हम लोग को पता चल जाए तो मैंने आपको एक पिक्चर शेयर कर दिया है। यहाँ पर 1 बैरल कितना होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 1 बैरल होता है इज इक्वल्स टू 158.987 लीटर्स के आसपास, अप्रॉक्स 159 लीटर्स के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा 1 बैरल की क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक बैरल के अंदर लगभग 159 के आसपास आपको ये इतना लीटर तेल देखने को मिलता है। इतना तेल आपको $79 में मिल जाता है। तो आप कहोगे इंटरनेशनल लेवल पर तो फिर भी अमाउंट सस्ता है, ये तो बहुत कम, मतलब बहुत सस्ता हो गया तेल। बिल्कुल सस्ता तो है, लेकिन जब हमारी कंट्री के आता है, हमारे कंट्री के अंदर लाएंगे अब इसको, तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट अपना टैक्स भी तो लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगाती है। अब यहाँ पर इसी के ऊपर ये टैक्स बढ़ा देंगे, अब प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो ये चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है, इसकी वजह से तेल महंगा है। इंटरनेशनल लेवल पर तो अभी भी बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसको मंगाते मंगाते जब हमारी कंट्री के अंदर टैक्स लगता है तो उसकी वजह से ये पेट्रोल और ज़्यादा महंगा हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा पेट्रोल क्यों महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज के टाइम पर देखो हमारी कंट्री है ना, वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को 85% इंपोर्ट करी, 85% हम लोग कच्चा तेल मंगा रहे हैं वहाँ से और उसके दूसरी कंट्री से। फिर उसका नेचुरल गैस भी आज हम लोग काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। 50% नेचुरल गैस भी हम लोग यहाँ पर दूसरी कंट्री से मंगाते हुए नजर आते हैं। ये भी आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। चलो वीडियो मैं सोच रहा था कि शॉर्ट बनाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर एक क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, वीडियो शॉर्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को एक अच्छा आर्टिकल कवर होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या बात करी गई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूएस की ये हैं कैथरीन ताई। ठीक है, इनका नाम है कैथरीन ताई।
यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने बोला है यूएस जो है वापस से ट्रेड टॉक स्टार्ट करेगा चाइना के साथ। चाइना के साथ यहाँ पर डिस्कशन होगा ट्रेड डील्स को लेकर, कैसे व्यापार को लेकर पहले अपने रिलेशन रहे हैं, आगे कैसे रहने वाले हैं, इसको लेकर डिस्कशन होगा। यूएस अपने ट्रेड डिस्कशन स्टार्ट करेगा चाइना के साथ, और बीजिंग को भी यहाँ पर एक तरीके से पुश किया जा रहा है कि वो लोग यहाँ पर एक तरीके से ट्रेड टॉक्स को लेकर बातचीत करें। ऐसा कि इसने बोला है, तो ऐसा बोला है जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं कैथरीन ताई, ठीक है, इन्होंने बोला है। यहाँ पर आप लोग इनका पिक्चर देख पा रहे होंगे। इन्होंने यहाँ पर बोला है कहाँ पर, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के दौरान। अब यहाँ पर बोला गया कि देखो जो ये है यूएस आने वाले टाइम पर डिस्कस करेगा चाइना की परफॉर्मेंस के बारे में कि ट्रम्प साहब के एरा में, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जब थे तो उस समय पर चाइना और यूएस के कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम पर कैसा परफॉर्मेंस होगा। तो यहाँ पर बोला गया पहले तो हम डिस्कस करेंगे चाइना का कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, फेज 1 एग्रीमेंट के अंदर कैसा रहने वाला है, 2020 के अंदर यहाँ पर क्या क्या मतलब ट्रेड हुआ है, कैसा ट्रेड हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ, वो भी डिस्कशन होगा। फिर उसके बाद आने वाले टाइम पर ये फोकस करेंगे कि चाइना और इंडिया जो यूएस है उसके साथ ट्रेड को अपना ग्रो कर सकें। तो ये मेन फोकस रखा गया। आज के टाइम पर दोनों एक सबसे बड़ी लीडिंग इकोनॉमीज वगैरह देखने को मिलेंगी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। स्किप भी कर सकते हो, डोंट वरी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। हाँ, इस आर्टिकल को स्किप नहीं कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करी गई है चाइना ने लगभग 52 जेट्स को भेज दिया है ताइवान में। मतलब ये आर्टिकल तीसरे दिन, मतलब तीसरे क्या चौथे दिन लगातार न्यूज़ में, और इसी जगह पर, इसी पेज पे, इसी जगह पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये चिपक गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस आर्टिकल को ये हट नहीं पा रहा है आर्टिकल, क्योंकि चाइना की हरकतें ऐसी हैं। अभी आपने देखा होगा, आप कह सकते हो कि मंडे में क्या हुआ, चाइना ने फिर से अपने लगभग 52 PLA एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ताइवान में भेज दिए। ताइवान को बार बार परेशान कर रहा है चाइना। अब यहाँ पर आप कह सकते हो उससे पहले अभी यहाँ पर अपने 34 जो J-16 है वो भेजे गए, 12 न्यूक्लियर कैपेबल S-6 बॉम्बर भेजे गए, पहले भी एयरक्राफ्ट भेज दिए थे। मतलब ताइवान के एयर डिफेंस जोन में बार बार भेज रहा है। अब ऐसा क्यों भेज रहा है, ऐसा यहाँ पर क्यों है, क्यों यहाँ पर ताइवान को डरा रहा है, क्यों यहाँ पर ताइवान को धमकी दे रहा है, क्यों? क्योंकि लास्ट महीने कुछ हुआ था यहाँ पर, पिछले महीने हम लोगों ने देखा सितंबर का महीने में ताइवान ने एक एप्लीकेशन दिया। किसको दिया? CPTPP को, ठीक है, CPTPP को यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया। ये क्या होता है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये होता है कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एक तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट, ये देखने को मिल पाएगा। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली ये एग्रीमेंट है ना, अब यहाँ पर बोला गया कि ताइवान चाहता है, ताइवान ने अपना एप्लीकेशन दिया कि हम लोग को भी ज्वाइन करवा लो। ताइवान भी ज्वाइन करना चाहता है इस ग्रुप को। अब इसी चीज़ से चाइना नाराज़ हो गया। चाइना कहता है भाई यहाँ पर ताइवान जो है चाइना का पार्ट है, लेकिन ताइवान मानता है कि देखो चाइना तो अलग है और ताइवान अलग है। लेकिन चाइना कहता है कि सब कुछ एक है, ताइवान भी एक है और चाइना भी एक है। लेकिन यहाँ पर इसी कारण की वजह से चाइना यहाँ पर एक तरीके से धमकाने चला गया ताइवान को, क्योंकि होगा क्या, ताइवान के जो रिलेशंस हैं वो दूसरी कंट्री के साथ ग्रो होंगे जब वो इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो, और चाइना ये काम चाहता नहीं है। तो CPTPP एग्रीमेंट क्या है? यह कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। आर्टिकल GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बेसिकली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपको ध्यान रखना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, किसी कंट्रीज के बीच में जो व्यापार हो रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स वो नहीं लगाए जाते, ड्यूटीज़ वगैरह जो लगती हैं वो नहीं लगाए जाते। फ्रीली यहाँ पर आपस में ये व्यापार करती हैं कंट्रीज़। तो यहाँ पर आपको ये जो ग्रुप है इसके अंदर आपको 11 कंट्रीज़, 11 देश देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी हैं? कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान, ठीक है। ये कंट्रीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस बॉडी को लाया गया था दिसंबर 2018 में। इनका मेन काम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। ऑब्वियसली बात है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, जो टैरिफ वगैरह लगते हैं उनको हटा दिया जाएगा। प्लस उसके बाद आपस में ये लोग अपने रिलेशंस को ट्रेड के अलावा और भी सेक्टर में ग्रो करेंगे, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो। तो ताइवान चाहता है कि हम इसको ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये आप लोग को इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रखना है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा। जापान के अंदर एक नए प्राइम मिनिस्टर अब इलेक्ट हो चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले आ चुकी थी, नाउ अब फाइनली इलेक्ट हो चुके हैं। जापान के अंदर एक नए नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा, ठीक है। एक नए प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। इनसे पहले वाले कौन से? उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जापान के 100th प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने अपना 100वां प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है, फूमियो किशिदा। इससे पहले थे योशिहिदे सुगा 99 और 98 पर थे शिंजो एबे साहब। शिंजो एबे साहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। या कहीं ना शिंजो एबे साहब ने रिज़ाइन किया था अपने, कहीं ना कहीं हेल्थ कंसर्न्स इनके हो रहे थे। हेल्थ कंसर्न की वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद योशिहिदे सुगा, इनसे सरकार संभली नहीं, लोग यहाँ पर इनसे नाखुश रहे, इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर हटे। अब यहाँ पर आप कह सकते हो इन्हीं की जो पार्टी के तीसरे व्यक्ति आ चुके हैं यहाँ पर, फूमियो किशिदा। और देखो अब बात करा जा रहा है इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा, तो भारत पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी जो भी सोच है, जो इनकी आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल शिंजो एबे साहब के थ्रू मिलती है। तो यही कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इंडिया के फेवर में काम करने वाले हैं। ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं,
तो ये कुछ चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। पेंडोरा पेपर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, पेंडोरा पेपर्स क्या होते हैं। आगे स्पोर्ट्स सेक्शन है। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर। तो देखो आज हम लोग एडिटोरियल इसके वाले जो एडिटोरियल है इनको हम लोग डेफिनेटली कल कवर करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसको टाइम वैसे भी पूरा हो चुका है, कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कोई बात नहीं, देखो एडिटोरियल बहुत ईजी है। एनवायरमेंट के लिए 3 एडिटोरियल आए हैं और हम लोग डेफिनेटली कवर करेंगे। आपको कुछ नहीं छूटता है, आपको मालूम होगा। यहाँ पर आर्टिकल में बात करी गई है किस चीज़ को लेकर, हम लोग कैसे यहाँ पर रिस्टोरेशन कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर आप कर सकते हो एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल के बारे में, क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करी गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्मोक टावर के बारे में बात करी गई है। स्मोक टावर भी के बारे में आपको डिटेल में पता है। यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन के बारे में आपको डिटेल में पता है, एफोरेस्टेशन के बारे में आपको डिटेल में पता है। सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं। लेकिन क्या है, अब यहाँ पर अपना ऑथर ने पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखा है इसको हमें डिस्कस करना है। तो मैं आपको कल इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। होगा क्या, या फिर मैं इसका एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके रख लूँगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कल शाम तक उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर आंखों में पेन हो रहा था, इस वजह से मैं ज़्यादा फोकस कर नहीं पाया इस चीज़ के ऊपर। बाकी जो मैंने आर्टिकल्स तो फटाफट करे मैंने कवर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक तरीके से इसको रिकॉर्डिंग में कर चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, इसको मैं कवर कर लूँगा। देखो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना हमने आज डिस्कस किया है उसको आपको स्टोर करके रखना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है चलते रहते हैं, ये जो एडिटोरियल में आर्टिकल्स कवर होते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं। यहाँ पर जो पहला एडिटोरियल है वो लखीमपुरी के बारे में बताया गया है, वो भी आप लोगों ने यहाँ पर लखीमपुर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। एक आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 आर्टिकल हैं, वो मैं आपको कल डिस्कस कर दूंगा। और ध्यान से मतलब एक चीज़, या मतलब परेशान मत हुआ करो बिल्कुल भी कि हमारा आर्टिकल कवर नहीं हुआ। इसके लिए बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह जैसी मेरी आइज़ सही होती है मैं यहाँ पर कवर करूँगा। और मैं फोकस नहीं कर पाया आज, थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर आज फोकस सही से कर नहीं पाया था। और अभी भी काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक लास्ट बार फिर से बोलूँगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि मेरा कुछ छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो लगभग हफ्ते भर के एडिटोरियल मैंने एक ही दिन कवर करे थे, संडे में। आपको याद भी होगा, पूरे हफ्ते का एडिटोरियल हमारा छूट गया था, लगभग 4-5 दिन के एक दिन में कवर करे थे। तो छूटेगा कुछ भी नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप गाइज यू विल सपोर्ट मी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।